आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हम आने वाले कल की बात करते हैं। आज का हमारा विषय है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ये भाषा का वो कमाल का टूल है जो हमें उस समय को शब्दों में ढालने की आजादी देता है जो अभी आया ही नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, फ्यूचर टेंस से परिचय। दूसरा, इसका गोल्डन सेंटेंस फॉर्मूला। तीसरा, सर्टेनिटी यानी निश्चितता का ट्विस्ट। चौथा, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। और पांचवा, एक अंतिम चुनौती। चलिए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। फ्यूचर टेंस से परिचय, फ्यूचर की पहचान। तो आखिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या? बहुत ही सीधे शब्दों में ये उन कामों या घटनाओं की बात करता है जो अभी तक हुए नहीं हैं। मतलब ना तो ये बीते हुए कल की बात है और ना ही आज की। ये बात करता है आने वाले समय की। जो एक्शन कल होगा या कुछ देर बाद होगा उसे बताने के लिए यही टेंस काम आता है ना? कितना सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? असल में इसका सबसे आसान तरीका है वाक्य के आखिरी शब्दों पर ध्यान देना। हिंदी में अक्सर इनके आखिर में गा, गे या गी जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे यहां देखिए, मैं खाना खाऊंगा, वह स्कूल जाएगी या फिर हम खेलेंगे। ये सारे शब्द बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि काम आगे आने वाले समय में होने वाला है। अब आते हैं भाग 2 पर, गोल्डन सेंटेंस फॉर्मूला, खेल के नियम। पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए ये एक मास्टर फॉर्मूला है। इसे एक तरह से इस पूरी ग्रामर का इंजन समझ लीजिए। अगर इस एक छोटे से फॉर्मूले को पकड़ लिया तो समझिए आने वाले कल की बात करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जो इंसान या चीज काम कर रही है। उसके बाद लगती हैं सहायक क्रियाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स, जो हैं विल या शैल। इसके बाद जो आता है वो सबसे जरूरी हिस्सा है, V1 यानी वर्ब का पहला रूप। बिना किसी अपवाद के हमेशा V1 ही लगता है, इसे बिल्कुल पक्का याद रखना है। और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट, जिस पर उस काम का असर पड़ रहा हो। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन अक्सर होती है कि विल कहां लगाना है और शैल कहां। इसका नियम असल में बहुत ही सीधा है। नॉर्मल हालात में जब भी हम आई यानी मैं और वी यानी हम का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ शैल की जोड़ी बनती है, और बाकी सबके साथ जैसे यू, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम हो तो वहां सीधा विल लग जाता है। बस इतना सा रूल है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, निश्चितता यानी सर्टेनिटी का ट्विस्ट, धमकियां, वादे और चेतावनियां। जब लगता है ना कि नियम बिल्कुल सेट हो गए हैं, तभी ग्रामर में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट आता है। अगर किसी से कोई पक्का वादा करना हो, किसी को चेतावनी या धमकी देनी हो, या फिर कोई बात पूरी गारंटी के साथ कहनी हो, तो ये विल और शैल के नियम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जी हाँ, 100% उल्टे। जहां नॉर्मल भविष्यवाणी में आई और वी के साथ शैल लग रहा था, वहां अब गारंटी देने के लिए विल लग जाएगा और बाकी सबके साथ शैल। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। जरा टोन पे ध्यान दीजिएगा। पहला वाक्य है, मोहन विल गेट 15 मार्क्स टुमारो। ये बस एक आम भविष्यवाणी है कि शायद मोहन कल 15 नंबर लाएगा। लेकिन जैसे ही हमने विल को हटाकर शैल लगाया, मोहन शैल गेट 15 मार्क्स टुमारो, तो ये एक ठोस गारंटी बन गई। मतलब अब तो तय है कि मोहन के 15 नंबर आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम वी के साथ शैल को हटाकर विल लगाते हैं तो क्या होता है? वी विल टीच यू इंग्लिश इन 3 मंथ्स। यहां ये किसी नॉर्मल काम की बात नहीं रही, बल्कि एक पत्थर की लकीर जैसा वादा बन गया है कि हम हर हाल में 3 महीने में इंग्लिश सिखाएंगे। एक छोटे से शब्द ने बात का पूरा वजन ही बदल दिया है ना। अब चलते हैं भाग 4 पर, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, इनकार और सवाल। अगर किसी बात से इनकार करना हो यानी नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो नियम बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ विल या शैल के ठीक बाद नॉट लगा देना है। और हां, वो जो हमारी वर्ब का पहला रूप था V1, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। जैसे इस उदाहरण में देखिए, वी शैल नॉट गो टू नैनीताल नेक्स्ट मंथ, मतलब हम अगले महीने नैनीताल नहीं जाएंगे। सीधी और साफ बात। और अगर किसी से कोई सवाल पूछना हो तब यह मैथमेटिकल फॉर्मूला खुद को थोड़ा रीअरेंज कर लेता है। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे विल या शैल, उन्हें खींचकर वाक्य के बिल्कुल शुरू में लाना होता है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है, बस आखिर में एक क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है। इन उदाहरणों को देखकर ये बात और क्लियर हो जाती है
चाहे एक सीधा सवाल हो जैसे विल यू हेल्प मी, या फिर कोई नेगेटिव सवाल हो जैसे शैल वी नॉट गो टू नैनीताल नेक्स्ट मंथ, हर जगह हेल्पिंग वर्ब ने वाक्य की शुरुआत की है। लेकिन यहां सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ब यानी क्रिया हमेशा अपने पहले रूप V1 में ही मौजूद है। चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, V1 का रूल नहीं बदलता। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, अंतिम चुनौती, ज्ञान की परीक्षा। हमने बुनियादी नियम देख लिए, ट्विस्ट को समझ लिया और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिया। अब वक्त है एक छोटी सी चुनौती का। क्या अभी इसी वक्त फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 3 बिल्कुल नए वाक्य बनाए जा सकते हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक सवाल पूछने वाला। आज जो कुछ भी यहां समझा गया है उसको आजमाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो क्या लैंग्वेज के इस नए हिस्से को अपनी रोजाना की बातचीत का हिस्सा बनाने की शुरुआत की जाए?